नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। माफिया अतीक अहमद और भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या। प्रयागराज में कैमरे के सामने हुआ मर्डर। हत्या के बाद हमलावरों ने किया सरेंडर। अतीक हत्याकांड पर उत्तर प्रदेश में सियासत तेज। अखिलेश, मायावती से लेकर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरा। मर्डर में यूपी की बीजेपी सरकार की भूमिका पर उठाए सवाल। शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर पहुंचे अरविंद केजरीवाल। पूरी दिल्ली में आप नेताओं ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने किया डिटेन। मुंबई में अमित शाह के दौरे से महाविकास अघाड़ी में हलचल तेज। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस से की मुलाकात। मिशन 45 पर हुई चर्चा। कोलार में राहुल गांधी ने किया जनसभा को संबोधित। रैली में मोदी पर जमकर साधा निशाना। 2019 में यही दिया था मोदी सरनेम पर बयान। आज की पहली खबर में बात करेंगे माफिया डॉन अतीक अहमद की हत्या पर। अपराध की दुनिया का बाहुबली कहलाए जाने वाले अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की कल रात गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। पुलिस दोनों को प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल में मेडिकल के लिए ले जा रही थी। इसी दौरान 3 हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अतीक और अशरफ पर हमला करने के तुरंत बाद ही तीनों हमलावरों ने पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दिया। मामले में मौके पर तैनात 17 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। गृह मंत्रालय भी सख्ते में आ गया है, जिसके बाद योगी सरकार से पूरे हत्याकांड की रिपोर्ट मांगी गई है। इसके अलावा पुलिस की जांच में 3 में से एक हमलावर सनी का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन भी सामने आया है। डॉक्टर साहब, क्या किस तरह की घटना यह है कि पुलिस के प्रोटेक्शन में हिरासत में एक अपराधी को गोली मार दी जाती है ऑन कैमरा? देखिए, एक तो डिवाइन जस्टिस है। आप जैसा काम करेंगे, जो काम करेंगे वैसे ही अंत आप पाएंगे। कोई संत महात्मा थोड़ी था, ये गैंगस्टर था। इसने पहले भी कई 100 से ज्यादा इसके ऊपर केसेस हैं। कितने लोगों की मौत का ये जिम्मेदार है। किसी को कोर्ट में, किसी को गवाही से पहले, कोई इसी तरह से मेडिकल करवा रहा होता था, उसको गोलियां चलवा दी जाती थी। तो ये काम तो खुद करता आ रहा था ये। लेकिन जिस तरह के वीडियो सामने आए हैं तो उसमें चूक हुई है। ये प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी सरकार की थी। लेकिन आप देखिए कि जब ये साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा था तो इसके लोग मीडिया वालों को रिक्वेस्ट करके कहते थे कि साथ में चलना, मीडिया रहेगी तो मौत नहीं होगा। अब मीडिया के सामने भी ऐसी घटना घट गई तो योगी सरकार एक्शन में आ गई है। फौरन लोगों को पकड़ा भी जा रहा है, इस पे ऊपर जांच भी बिठा दी गई है। जो लोग उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी में थे उन लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। तमाम तरह की जो लीगल तरीका जो है वो काम किया जा रहा है। 2-3 चीजें इसमें समझने की है। इसका अंत ऐसा ही होना था। आप गैंगस्टर हैं तो गैंगस्टर वाली मौत ही मिलेगी आपको। और जिस हिसाब से योगी सरकार ना चाहते हुए भी कुछ लड़कों के अलग पैरेलल गैंगस्टर ग्रुप के द्वारा ये जो कार्रवाई की गई है, इसकी तहकीकात, इसकी जांच तो हो गई। जिसका जो दोषी है उसको सजा मिलेगी। लेकिन समझना यह है कि जिस हिसाब से इसने 1984 से 1984 से अब तक ये इस तरह के काम करता आया है, तो उससे ही कुछ लोगों ने प्रेरणा लेकर के ये जो यंग लड़के हैं, इन लोगों ने जो गोलियां चलाई हैं, जो इनिशियल रिपोर्ट आ रही है वो ये कि ये भी उसी तरीके से बनना चाहते थे, फेमस होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये कार्रवाई की है। लेकिन जो कुछ भी हुआ है कानूनी प्रक्रिया है, कानून अपना काम करेगी और जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं उनको बाकायदा
तलाश किया जाएगा। जी बिल्कुल, लाइव कैमरा के सामने शूटरों ने अतीक और उसके भाई पर फायरिंग की, जिससे मौके पर भगदड़ तो मची ही, साथ ही इस हत्याकांड में यूपी पुलिस पर भी अब कई सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। वहीं अतीक हत्याकांड पर उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने माफिया की हत्या पर कई सवाल खड़े करते हुए योगी सरकार को घेरा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसे यूपी की कानून व्यवस्था की स्थिति से जोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार से जोड़ने की कोशिश की। वहीं अखिलेश यादव ने पुलिस हिरासत में अतीक की हत्या होने पर यूपी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया, तो ओवैसी ने अतीक की हत्या में यूपी की बीजेपी सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए। डॉक्टर साहब, अब जिस तरह से माफिया की हत्या कर दी गई, तो अब वहां सियासत तेज हो गई है, विपक्ष जो है वो योगी सरकार पर लगातार हमलावर है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है किसके साथ ये लोग खड़े हैं। मुस्लिम वोट के लिए पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जब ये व्यक्ति एक गैंगस्टर था तो वो कौन लोग हैं जिन्होंने इन्हें पॉलिटिशियन बना दिया। वो कौन लोग हैं जो नेतागिरी करते हैं, पार्टी चलाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं और इस तरह के माफिया, इस तरह के गुंडे के सामने पूरी तरीके से नतमस्तक हो जाते हैं। इस तरीके से आप समाज में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आप ये चाह रहे हैं कि भाई अतीक की तरह और भी बहुत सारे लोग पैदा हो जाएं, जिसकी मौत पे आप सियासी तूफान खड़ा करें? मैं तो सुन रहा था ओवैसी छाती पीट रहा, वो कह रहा है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उस समय इस्तीफा आपने मांगा था जब इस तरीके से एक गवाह को सरेआम अतीक के कहने पे उसके बेटे, उनके गुर्गों ने गोली मार के हत्या की थी। तब लॉ एंड ऑर्डर समझ में नहीं आ रहा था, तब लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कोई सवाल नहीं उठ रहा था। दिक्कत क्या है, इस माफिया का नाम अतीक अहमद है, इसलिए इन लोगों को इसमें एक मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने का स्कोप दिख रहा है। भाई विकास दुबे मारा गया, उसकी जब गाड़ी पलट गई थी तब तो प्रियंका वाड्रा छाती पीटने नहीं आई थी, तब तो वैसे नहीं आया था। जब ये खुद अतीक अहमद इस तरह की हत्याएं कर रहा था, जब इनके द्वारा चलाई गई सरकारें होती थी, इनके समर्थन में और तथाकथित सेकुलर सरकारें हुआ करती थी, तब लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कोई सवाल नहीं उठता था। दिक्कत क्या है, राजनीतिक दलों ने ही छोटे मोटे गुंडों को बाकायदा प्रोटेक्शन देकर इतना बड़ा माफिया बनाया है, और जो लोग वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में समाज में गुंडा पैदा करने का धंधा करते हैं, वही अतीक की मौत के ऊपर छाती पीट रहे हैं। जी बिल्कुल, शहर में हुए इस हाई प्रोफाइल डबल मर्डर की गूंज सिर्फ प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में सुनाई दे रही है और लगातार इस मामले में योगी सरकार को घेरा जाने लगा है। अगली खबर में बात करेंगे सीबीआई के शिकंजे में फंसे अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीबीआई दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में पूछताछ की गई। इस दौरान अंदर सीबीआई की पूछताछ चल रही थी और बाहर पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता धरना दे रहे थे। मामले में हलचल बढ़ती देख दिल्ली पुलिस ने सीबीआई मुख्यालय के बाहर धरना दे रहे सभी आप नेताओं को डिटेन भी कर लिया। संजय सिंह, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और बाकी पंजाब और सभी दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के साथ सांसद भी डिटेन किए गए। डॉक्टर साहब, पूछताछ के लिए गए थे अरविंद केजरीवाल सीबीआई के दफ्तर, तो बाहर हंगामा आपके लोग क्यों मचा रहे थे? देखिए, प्लानिंग तो उनकी बहुत सारी थी। इनको लग रहा था कि महात्मा गांधी के समाधि पे जाएंगे और दिल्ली की जनता उमड़ पड़ेगी। रोड जाम करने का प्लान था, जगह जगह धरना प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन करने का प्लान था। सब कुछ धरा का धरा रह गया। 100-150 लोग सीबीआई दफ्तर तक पहुंच पाए, बाकी कुछ लोग इधर उधर अपने गली मोहल्ले में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कर क्या रहे हैं, 20 आदमी को खड़ा करके व्हाट्सएप के जरिए, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए आप दिखा रहे हैं कि भाई इतना ज़्यादा आक्रोश है। कोई आक्रोश नहीं है, दिल्ली में जश्न का माहौल है।
कि नटवर लाल के खिलाफ सीबीआई ने आखिरकार एक्शन लिया है। लंबी पूछताछ चल रही है और ये पूछताछ इसलिए हो रही है कि आप मुख्यमंत्री रहते हुए ये नहीं कह सकते कि आपकी सरकार के अंदर सरकार को घाटा हो, शराब का कार्टेलाइजेशन हो, उसमें घूस लिया जाए। भाई कोई पैसे लेकर घूस खा करके कोई सरकार की नीतियां बनाता है? यही आरोप है, मुख्य आरोप। आपका शराब मंत्री जेल के अंदर है और जज साहब जिन्होंने इनके बेल पिटीशन को रिजेक्ट किया वो साफ साफ कह रहे हैं कि पूरी की पूरी सरकार इसमें लिप्त है, इस घोटाले के अंदर। तो आप ये तमाशा क्यों कर रहे हो? सवाल जवाब नहीं किया जाएगा? खुद तो कहते हो कि भाई आम आदमी है, तो आम आदमी हो तो आम आदमी की तरह ही ट्रीटमेंट मिलेगा, आपको छोड़ा थोड़ी जाएगा। और जबकि ये सब साफ साफ नजर आ रहा है कि ये ओपन एंड शट केस है। देखिए बात बहुत ही सिंपल है। दो एंटी करप्शन मूवमेंट हुए देश में। एक जेपी आंदोलन था, उससे निकले एक से एक कलाकार लोग। उसमें जो सबसे बड़े नेता निकले वो लालू यादव। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के पहले पैदाइश जो हैं वो हैं लालू यादव। और दूसरे हैं केजरीवाल। तो लालू का जो हश्र हुआ है वही हश्र केजरीवाल का भी होगा। यही वो कहते हैं कि इतिहास से अगर आप सीखते नहीं हो तो इतिहास अपने आप को जरूर दोहराता है। यही दिल्ली में इतिहास दोहराया जा रहा है। जी बिल्कुल। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल से पूछताछ पर पूरी पार्टी बौखलाई हुई है, जिसके चलते आप नेता पूरी दिल्ली में हंगामा करते देखे गए। आगे बात करेंगे अमित शाह के मुंबई दौरे की। गृह मंत्री अमित शाह एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इसके साथ ही शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में 2024 के लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी के मिशन 45 पर चर्चा की। इसके अलावा बैठक में बीएमसी चुनाव पर भी चर्चा की गई। वहीं शाह के इस दौरे से पहले महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई और विपक्षी खेमे की ओर से शाह के दौरे को लेकर बयानबाजी होने लगी। डॉक्टर साहब, क्या कुछ मायने हैं शाह के इस यात्रा के? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट है 2 दिनों का। बिल्कुल सामने बीएमसी का चुनाव है। बीएमसी चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि इसमें एकनाथ शिंदे और बीजेपी को यह साबित करना पड़ेगा कि न सिर्फ मुंबई के बाहर बल्कि मुंबई के अंदर वो उद्धव ठाकरे के ऊपर ज्यादा भारी है। बीएमसी से अगर उद्धव ठाकरे बाहर हो जाते हैं, ये पार्टी खत्म हो जाएगी। उद्धव ठाकरे को वापस आने में बहुत मेहनत करना पड़ेगा, जो इम्पॉसिबल सा दिख रहा है। उनकी हालत उसी तरह की हो जाएगी जो इस वक्त राज ठाकरे की है। अब पहला प्लान वो बीएमसी को लेकर के है, उसके बाद लोकसभा चुनाव, उसके बाद विधानसभा चुनाव, इन सब के ऊपर प्लान किया जा रहा है। रीजन ये है कि एक तरफ अघाड़ी है जिसमें 3 पार्टियां एक साथ लड़ने का प्लान कर रही है। उसमें इस तरह की जब खबरें आती है कि अजित पवार बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, पवार कांग्रेस से नाराज है, पवार राहुल गांधी से नाराज हैं, उधर नाना पटोले कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम अकेले लड़ेंगे, हम अकेले लड़ेंगे, और उद्धव ठाकरे हैं जो बार बार सावरकर के मुद्दे के ऊपर, राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर वो अपनी ही विचारधारा से दूर खड़े नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो स्ट्रेटजी का जो मेन अहम रोल होता है कि किन किन नेताओं को पकड़ना है, कौन कौन लोग पार्टी में लाए जा सकते हैं, कौन कौन नहीं लाए जा सकते हैं, ये तमाम चीज़ें 2 जगह डिस्कस होती हैं। आप लोकल स्तर पे आप ग्राउंड वर्क करते हैं, लेकिन आखिरी फैसला भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह और उसके बाद नरेंद्र मोदी लेते हैं। तो ये आखिरी फैसले लेने का वक्त आ गया है, उसी का ये इंडिकेशन है।
जी बिल्कुल, अमित शाह की मुंबई यात्रा से विपक्ष में हड़कंप मच गया, जिसके चलते अघाड़ी में शामिल नेता अपनी बौखलाहट में अनाप शनाप बयानबाजी करने लगे। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे कोलार में राहुल गांधी की बहुप्रतीक्षित रैली की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने फिर से बीजेपी पर निशाना साधा और मोदी अडानी के संबंधों पर सवाल खड़े किए। राहुल की ये रैली पहले 9 अप्रैल को होने वाली थी। कोलार वही जगह है जहां 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद हाल में उन्हें इस मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई। फिर उनकी लोकसभा सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया था। डॉक्टर साहब, क्या कुछ आज देखने को मिला राहुल गांधी की रैली? कुछ नहीं, वही घिसा पिटा, वही पुरानी बातें। और इस बार एक फर्क बस इतना था कि इस बार ट्रांसलेटर अच्छा था। जितना भाषण ये दे रहे थे उसको बेहतर तरीके से ट्रांसलेटर पेश कर पा रहा था, तो ये एक प्लस पॉइंट इस रैली का। भाषण क्या दिया उन्होंने, सब्सटेंस, तो वो तो कभी राहुल गांधी में होता नहीं। फिर वही अडानी, वही पुरानी बातें, वही पुरानी चीजें। इनको समझ में नहीं आ रहा है, पब्लिक थक गई है, पब्लिक नयापन चाहती है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है, लेकिन अगर इस प्रकार से कैंपेन अगर होगा कि आप वहां भी जाकर के मोदी मोदी करेंगे, तब तो कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी, उसको कह सकते हैं, खामियाजा इसका चुकाना पड़ेगा। क्यों? ऑलरेडी वहां पे सरकार के प्रति नाराजगी है। तो आप गोलपोस्ट बदलोगे, अगर आप अपना सारा एनर्जी मोदी के ऊपर लगा दोगे जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आप कैंपेन को गलत दिशा की ओर लेकर के जा रहे हो। आपको अटैक करना है तो चीफ मिनिस्टर को करो, सरकार को करो, योजनाएं बताओ, आप क्या करोगे ये बताओ। ये कहने से थोड़ी चलेगा कि हजारों करोड़ रुपए मोदी ने अडानी को दे दिए, हम गरीबों को देंगे। भाई कहां दिया तुमने? छत्तीसगढ़ में दे रहे हो, महाराष्ट्र में तुमने दिया, या तुम झारखंड में दे रहे हो, या राजस्थान में दे रहे हो? यहां तो आपकी सरकारें हैं, क्या हो रहा है? तो ये दिक्कत ये है, राहुल गांधी की जो प्रायोरिटीज ऑफ इश्यूज है वो डिसओरिएंटेड है। राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा है कि किस राज्य में जाकर के कि क्या बोलना है। एक वही घिसा पिटा रिकॉर्ड प्लेयर, वो जाते हैं, वो रिवाइंड बटन फिर से वहां डाल देते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपना कैंपेन प्लान कर रही है। जी बिल्कुल, राहुल गांधी ने एक बार पहले भी मोदी पर निशाना साधने के चक्कर में खुद के लिए मुसीबत खड़ी की थी, और आज फिर वो उसी कोलार पहुंचे जहां उन्होंने मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।